The following is the trial balance of a firm for the year ending 31st March 2023. The business of the firm is carried on by two partners X and Y who shares profit and losses equally. You are required to prepare profit and loss account for the year ended 31st March 2023 and a balance sheet as at that date. आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2023 की. दे पीपल आर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि कैलेंडर ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होता है और फाइनेंशियल ईयर होता है यूजुअली वो 1 जुलाई टू 30 जून तक फॉलो किया जाता है, या किस ईयर के अंदर किसी और मंथ को लेके आप फॉलो कर सकते हैं, बस उसके अंदर 12 मंथ्स कंप्लीट होने चाहिए आपके. सबसे पहले आपकी प्लांट एंड मशीनरी, दिस इज़ जो नॉन करेंट एसेट जो आपकी लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड एसेट्स में आएगा. डेटर्स आपके करंट एसेट्स होते हैं. क्रेडिटर्स आपकी करंट लाइबिलिटी है. देन आपकी बिल्स पेएबल आपकी करंट लाइबिलिटी है. परचेजेस एडजस्टेड परचेजेस का मतलब ये है कि अगर परचेजेस रिटर्न या फिर डिस्काउंट ऑन परचेजेस या गुड्स का कोई लॉस हुआ, अगर आपको इस तरह की कोई भी परचेजेस में से कोई डिडक्शन वाली चीज़ है तो ऑलरेडी उन्होंने एडजस्ट करके ये अमाउंट दी हुई है, तो इसके अंदर से मज़ीद आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. सेल्स आपका आपकी डायरेक्ट इनकम है. सैलरीज आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है. पोस्टेज एंड स्टेशनरी ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये आपकी ओल्ड प्रोविजन है. बैड डेट्स ये आपके इरिकवरेबल मनी होती है जो रिकवर नहीं होती. मैंने आपको जैसे बताया कि जब ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन दी होती है तो उनका एक ही इफेक्ट होता है, जब एडजस्टमेंट के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है उनके दो इफेक्ट्स होते हैं. तो अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दी है तो इसका मतलब ये कि डेटर की जो अमाउंट है आपकी 44,500 उसमें से बैड डेट को एडजस्ट करके आपके पास ये वैल्यू दी गई है. राइट. जनरल एक्सपेंसेस 2300. कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, करंट एसेट्स हैं आपके. रिजर्व्स फंड बेसिकली आपके कैपिटल में आता है. ये वो फंड्स होते हैं जो बिज़नेस हर साल अपने नेट प्रॉफिट का कुछ पोर्शन मेंटेन करता है ताकि कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन को मेंटेन रखा जा सके, और अगर सडन कोई ऐसे केसेस में जहाँ पे सडन कैपिटल की ज़रूरत है तो तब जनरल रिजर्व को यूटिलाइज़ किया जाता है. जहाँ पे इनके पास कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के सोर्स ना हो और कंपनी ऑपरेटिंग लॉसेस में जा रही है या कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन डिस्ट्रेस हो रही है, वहाँ पे आप जनरल रिजर्व को यूटिलाइज़ करके कंपनी को नॉर्मल कंडीशन में वो रन कर सकते हैं. एक्स कैपिटल्स एंड वाइज कैपिटल, देर आर टू मेन शेयर होल्डर्स जिनकी इक्वली शेयरिंग रेशियो है एक्स की और वाई की 41,000. तो जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दोनों पार्टनर्स में. क्लोजिंग स्टॉक आपके डेबिट साइड पे गिवन है, इसका मतलब ये आपके करंट एसेट्स में आएगा. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी इंक्रीज बाय 5%. अब आप अपने डेटर्स का 5% अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसमें आपकी जो ओल्ड प्रोविजन है दिस वन जो हाईलाइटेड है उसमें से बैड डेट को लेस करेंगे तो आपके पास 300 आएगी. राइट. तो 300 के साथ आपकी जो न्यू प्रोविजन है वो क्रिएट होगी आपके डेटर्स का 5% रेट अप्लाई करते हुए. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा ये क्या कहने की कोशिश कर रही हैं. वेजेस इंक्लूडेड अ सम ऑफ 2500 विच हैज़ बीन पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी. आपने वेजेस 2500 इंक्लूड की हैं इस अमाउंट में जो आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है. राइट. इसके अंदर वो 2500 इंक्लूडेड है जो एक्चुअल में आपने मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए पे की है, तो ये रॉन्गली एंटर्ड वेजेस है. तो आप क्या करेंगे, वेजेस में से 2500 को लेस करेंगे और इस 2500 को मशीनरी की इंस्टॉलेशन यानी मशीनरी अकाउंट के अंदर ऐड कर देंगे. मशीनरी अकाउंट की वैल्यू थी आपके पास, अगर क्वेश्चन में देखें प्लांट एंड मशीनरी 1000, तो इसमें आपके पास 2500 ऐड होकर 1,25,500 हो जाएगा. एक्स ड्रॉज अ सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ. एक्स जो बिज़नेस का ऑनर है जिसकी इक्वली रेशियो है बिज़नेस में शेयरिंग की, वो 500 विड्रॉ करे बिज़नेस से पर मंथ. तो एक 1 ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं तो 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो आपके पास 6000 आ जाएगा एक साल का सैलरी एक्सपेंस. राइट. तो एक्स सैलरी को एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में. दूसरी तरफ आपके कैपिटल में एक्स सैलरी
आपकी कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये रिटर्न दे रहे हैं आप अपने शेयर होल्डर को, राइट। डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी इज़ 5%। अच्छा, डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे वो आप 1 लाख पे चार्ज नहीं करेंगे, जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है 1 लाख प्लस 2500, क्योंकि ये मशीनरी की इंस्टॉलेशन की कॉस्ट थी। अब हमने ये सीखा है प्रीवियस कुछ लेक्चर से, हमें ये पता चला है कि जो भी आपके नॉन करेंट एसेट, कोई भी नॉन करेंट एसेट हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, उससे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कोई भी होती है वो उसमें ऐड होके एक साथ कैपिटलाइज होती है, यानी उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होगा वो आपके बैलेंस शीट में ऐड होकर रिकॉर्ड होगा, राइट। तो ये 2500 भी हम प्लांट एंड मशीनरी में ऐड करेंगे, देन उसका 5% रेट अप्लाई करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये वो सैलरीज होती हैं जो रिपोर्टिंग डेट के ऊपर आपने पे नहीं की होती लेकिन बिजनेस की तरफ से ड्यू होती हैं, राइट। तो आप इनको देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम वर्किंग करते हैं न्यू प्रोविजन को कैलकुलेट करने की। उन्होंने कहा था कि आपकी एडजस्टमेंट में ये चीज़ गिवन थी कि जो न्यू प्रोविजन है वो बेसिकली, अगर आप क्वेश्चन को देखें तो इसमें उन्होंने बताया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी इंक्रीज्ड बाय 5%। अब डेटर की क्या अमाउंट है आपके पास? डेटर की अमाउंट है 44,500, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, राइट। अब 44,000 का 5% लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है 22,225, राइट। दिस इज नॉट योर न्यू प्रोविजन। उन्होंने कहा इंक्रीज्ड बाय 5%, राइट। तो आपकी ओल्ड प्रोविजन थी 800, उसमें से आपने बैड डेट को लेस किया तो रिमेनिंग वैल्यू आई है 300। तो 300 से आपकी प्रोविजन इंक्रीज हो रही है, यानी न्यू प्रोविजन इंक्रीज हो रही है। तो आप डेटर का 5% लेंगे, राइट। आप डेटर का आपने 5% लिया, आपके पास 2225 आया। इस 2225 में आपने 300 को ऐड किया तो 2525 आ गया। ये 2525 जो वैल्यू है आपकी, दिस इज योर न्यू प्रोविजन, राइट। Okay, so now we will solve the profit and loss statement for the year ended 31st March 2023. सबसे पहले as you people know हम सेल्स से स्टार्ट करते हैं। हमारी सेल्स रेवेन्यू क्वेश्चन में गिवन है this one 220,000। उसमें से आप देखें आपके पास कोई भी सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है, आप चेक कर सकते हैं। देयर इज़ नो सेल्स रिटर्न गिवन इन द क्वेश्चन आर डिस्काउंट ऑन सेल्स। अगर डिस्काउंट ऑन सेल्स, सेल्स रिटर्न कोई भी ऐसी वैल्यू हो तो उसको डिडक्ट करते हैं और हमारे पास नेट सेल्स आ जाती हैं। तो आपके पास सिर्फ सेल्स हैं, इसका मतलब उन्होंने एडजस्टेड सेल्स आपको दी हैं। ऑलरेडी कोई भी रिटर्न, सेल्स रिटर्न है वो माइनस करके आपको दी गई हैं। अब उसमें से लेस करेंगे, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपके तमाम डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस ऐड होती है, राइट। तो इसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, आप क्वेश्चन में देखें देयर इज़ नो ओपनिंग स्टॉक, राइट। तो हम परचेजेस से स्टार्ट करेंगे। परचेजेस की वैल्यू है हमारे पास 75,000, राइट। देर इज़ नो परचेजेज रिटर्न, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर परचेजेज एडजस्टेड गिवन है, यानी कोई भी रिटर्न थी वो उन्होंने एडजस्ट करके इसको हमें वैल्यू दी है, राइट। अब वेजेस आपका डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है। इसमें हमने बात की थी कि हमने 2500 की मिस्टेकनली वेजेस इंक्लूड किए हैं, जो एक्चुअल में हमने मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए पे किया, राइट। तो जो रोंगली इंक्लूडेड वेजेस हैं उसको हम डिडक्ट कर देंगे और हमारे पास 10,000 वेजेस आ जाएंगी, जो एक्चुअल आपकी वेजेस की कॉस्ट इंक्लूड हो रही है एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर। कैरेज इनवॉइड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसको COGS में ऐड कर देंगे, कैरेज इनवॉइड, राइट। इसके अलावा और कोई भी डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस नहीं है क्वेश्चन में। तो इन तमाम एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी और आप अपनी सेल्स में से इसको डिडक्ट कर देंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, राइट। अब ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्राइमरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, जो प्राइमरीली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद मिलता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में हम अपने इनडायरेक्ट इनकम को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल इनकम होती है, ठीक है। वी कैन सी इन क्वेश्चन के देर इज नो इनडायरेक्ट इनकम गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, हम एक सीक्वेंस से देखते जाते हैं। सबसे पहले सैलरीज 10,000। अच्छा, एडजस्टमेंट में गिवन था आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,000, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज को हमने इसमें ऐड करके 11,000 की सैलरीज क्रिएट कर ली। इसके बाद पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, राइट।
इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है? जिसकी डाउट की बेस के ऊपर हम एक प्रोविजन क्रिएट करें कि फ्यूचर में हमारे डेटर्स से इतनी वैल्यू डिक्रीज हो सकती है, राइट? तो हमने क्या किया, न्यू प्रोविजन एट बेड डेट्स लेस ओल्ड प्रोविजन, यह हमने इसकी वर्किंग ऑलरेडी यहाँ की हुई है। न्यू प्रोविजन 2525 एट बेड डेट्स करेंगे 500, ये आपके पास वैल्यू आ गई 3025 लेस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन हमारे पास 800 थी क्वेश्चन में, राइट? इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड बैड डेट्स। इनको लेस किया, डिडक्ट किया तो हमारे पास 2225 आ गई। दिस इज आर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब एक्स सैलरी, अब बेसिकली आप अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जिसको सैलरी का नाम दिया गया इस क्वेश्चन में। यूजुअली जब हम अपने शेयर होल्डर को कोई भी रिटर्न देते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो वी कॉल इट डिविडेंड, राइट? तो एक्स सैलरीज जो है वो फर्म का एक्सपेंस है, शेयर होल्डर यानी जो बिजनेस के ऑनर है ये उनका प्रॉफिट है। तो 6000 एक्स सैलरी आप उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट करेंगे। वो एक मंथ में 500 रुपी विड्रॉ कर रहा था, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आपके पास 6000 आ गई वैल्यू। उसके बाद हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस को ट्रीट करेंगे, राइट? तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को अगर आप देखें तो एडजस्टमेंट में गिवन है कि अपने प्लांट एंड मशीनरी का 5% अप्लाई करना है। अब मैंने आपको बताया था आपकी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी 1 लाख, उसमें 2500 आपने मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए पे किया था। 2500 को ऐड करेंगे तो आपके पास 1,25,500 हो जाएगा, उसको पे 5% रेट अप्लाई करेंगे तो आपके पास 5125 आ जाएगा। और उसके अलावा आपके पास एक और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो है जनरल एक्सपेंस, जिसको हमने पहले नहीं ट्रीट किया, इसको लास्ट में ट्रीट कर दिया है, ठीक है? तो अब ये सारे आपके इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस हैं। इसको मैं ग्रीन हाईलाइट कर देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए, राइट? इन तमाम को जब आपने ऐड किया, ठीक है, यहाँ मेंशन कर दिया जो कि आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट नेचर के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, राइट? तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट से इसको डिडक्ट किया तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया। दिस इज योर नेट प्रॉफिट। अब क्योंकि आपके बिजनेस में 2 शेयर होल्डर्स थे जो इक्वली रेशियो के साथ जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिवाइडेड होगा अमोंग एक्स एंड वाई, राइट? तो आप डिवाइड कर देंगे 106,100 को 2 से, तो आपके पास एक्स और वाई का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसको आपने सेपरेटली हाईलाइट कर देना है। ओके, अब हम करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को हम बैलेंस शीट पे कहते हैं। आपको पता है आपके डेबिट साइड पर एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं और आपके क्रेडिट साइड पे लाइबिलिटीज़ और ऑनर्स इक्विटी रिकॉर्ड होती है। सबसे पहले आपके करंट एसेट्स क्या हैं? करंट एसेट्स में आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है, इसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है? इसको हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया, राइट? क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। उसके बाद डेटर्स की वैल्यू आपके पास 44500, उसमें आप लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को, जिसको हम कहते हैं न्यू प्रोविजन। सिर्फ हम न्यू प्रोविजन को क्यों डिडक्ट कर रहे हैं? उसकी रीज़न ये है कि ओल्ड प्रोविजन और बैड डेट्स आपके पास ट्रायल बैलेंस में है और उनकी एक इफेक्ट होता है, वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी ट्रीट कर लिया है। तो एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स होते हैं, तो सेकेंड इफेक्ट जो आएगा वो आपकी न्यू प्रोविजन को आएगा, राइट? बिल्स रिसीवेबल्स ये आपके करंट एसेट्स हैं, राइट? उसके बाद और देख लेते हैं कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये भी आपके करंट एसेट्स हैं और क्लोजिंग स्टॉक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये सारे के सारे आपके करंट एसेट्स हैं, राइट? तो हम इन करंट एसेट्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल करंट एसेट्स आ गए 99,925, राइट? अब नॉन करंट एसेट्स में एक हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी थी जिसमें 1 लाख में 2500 को ऐड किया था, तो टोटल आपकी प्लांट एंड मशीनरी 1,25,500 से कैपिटलाइज हो रही है। उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को लेस कर देना था हमने, तो इसी 1,25,500 का 5% लिया था, तो 5125, राइट? यह हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अभी कैलकुलेट किया था। इसको डिडक्ट कर दिया तो आपके पास कैरिंग वैल्यू और द बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कैलकुलेट हो रही है। फ्री होल्ड प्रेमिसेस मैंने आपको बता दिया, ये भी आपका नॉन करंट एसेट्स हैं। तो ये नॉन करंट एसेट को जब प्लस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी टोटल नॉन करंट एसेट। अब टोटल नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे, राइट? अब करंट लाइबिलिटी पे मूव करते हैं। करंट लाइबिलिटी में आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? एक आपके क्रेडिटर्स हैं,
ये आपकी करंट लाइबिलिटी में आएंगे। बिल्स पेएबल, ये आपकी करंट लाइबिलिटी में आएंगे। उसके बाद आपके एडजस्टमेंट में ये चीज़ गिवन थी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1000, ये भी आपकी करंट लाइबिलिटी में आएंगे। इसको आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखें, सैलरी पेएबल लिखें, एक्रूड सैलरी लिखें, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, तीनों एक ही चीज़ के डिफरेंट नेम्स हैं, तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, उससे कोई क्वेश्चन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। देयर इज़ नो नॉन करंट लाइबिलिटी गिवन इन क्वेश्चन, लाइक नो बॉन्ड, नो डिबेंचर, नो लॉन्ग टर्म बैंक लोन, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, शेयर होल्डर इक्विटी पे मूव करेंगे। सबसे पहले अगर आप शेयर होल्डर इक्विटी में देखें तो आपके पास आ रहा है जनरल रिजर्व्स, रिजर्व्स फंड, तो ये शेयर होल्डर इक्विटी पार्ट में आएगा, क्योंकि आपका जितना भी नेट प्रॉफिट होता है वो भी शेयर होल्डर इक्विटी पोर्शन में जाता है, और जो भी रिजर्व्स फंड होता है वो भी सारा का सारा ऑनर्स का होता है, तो वो ऑनर्स की पार्ट पोर्शन में जाएगा, राइट। तो एक्स कैपिटल आपके पास 41,000 था, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उसमें नेट प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे। अब नेट प्रॉफिट को हमने डिवाइड किया था 2 से, राइट, तो जब 2 से डिवाइड किया था तो ईच शेयर होल्डर्स नेट प्रॉफिट आया था 53050, राइट। तो 53050 को हमने इसमें ऐड कर दिया, और उसके बाद एक्स सैलरी यानी कि बिजनेस एक्स को डिविडेंड दे रहे, इंटरेस्ट दे रहे हैं उनके शेयर्स के ऊपर, उनको प्रॉफिट दे रहे हैं, तो वो कैपिटल में, एक्स के कैपिटल में ऐड हो जाएगी। तो इन तीनों अमाउंट को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 1,50,000 अमाउंट आ जाएगी। फिर वाइस कैपिटल भी सेम था, जो हमारे पास एक्स कैपिटल था, उसमें नेट प्रॉफिट को ऐड किया, तो टोटल आपके पास कैपिटल वाई कैपिटल का 94050 आ गया। तो आपने क्या करना है, जनरल रिजर्व्स, एक्स कैपिटल एंड वाइस कैपिटल की जो अक्यूमुलेटेड अमाउंट है, जिसको आपने कैलकुलेट करके फाइनल कॉलम में रिकॉर्ड किया है, उनको आपने ऐड करना है, तो आपके पास शेयर होल्डर इक्विटी ये वैल्यू आ जाएगी। अब अपने टोटल करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी को प्लस करना है, तो आपके पास टोटल लायबिलिटीज़ आ गई, और टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज़ आपकी इक्वल होनी चाहिए। थैंक यू।